वो कोई आम लोग नहीं, हमें उन्हें पकड़ने के लिए एक स्मार्ट प्लान चाहिए। अब तक बड़े से बड़ा जासूस कोई सुराग नहीं ढूंढ पाया। स्पेशल एजेंट खाली हाथ लौटे, वो एक चक्कर व्यू है। आप लोगों के सामने होकर भी वो नहीं होता। वो ऐसा इंसान है, बल्कि वो इंसान नहीं, जलाद है। उसे हर कुछ जलाद के नाम से जानता है। ईगल है, वो अकाब से तेज़ नज़र है। उसकी कोई ख़तरा बगैर जाता उस तक पहुँचने का सोच नहीं सकता। वो हर किसी को हरा चुका है। उस तक पहुँच कर भी हम लोग 10 कदम पीछे रह जाते हैं। वो इस कदर शातिर है कि हमारी आँखें उसे देख ही रही होती हैं, मगर वो नहीं होता। आप नहीं समझ सकते उन लोगों का पागलपन। वो 5 हैं, वो मौत है किसी की भी। वो इस कदर दर्दनाक मौत देते हैं कि मौत भी डर जाए। इसलिए हम आपको साथ लेकर नहीं जा सकते। प्लीज़ कोऑपरेट कीजिए। मेरी भी बेटी है, मैं जानता हूँ आपका दुख, आप परेशान हो। इंशाल्लाह हम उसे वापस लाएंगे। उस लाखों के पीछे होगा एक दिन। बस एक प्लान चाहिए हमें, वो वापस हाल में लौटते हैं। ये सब बातें तो इंस्पेक्टर शहीद ने की थी। वो कैसे इन सिर्फ लोगों का बताते। वो परेशानी से सर नफ़ी मिलाते, वाशरूम में घुस जाते हैं। पीछे वो भी बाहर निकल कर आरोश के कमरे में चली जाती। वो आरोश को खड़ा करता, उसे फ़ोटो फ्रेम लेता, वापस ड्रार में रखता है। वो उसका बदलता रूप समझ नहीं पा रही थी। अभी तो उसका कदर नरम था, उसका लहजा जैसे इसकी लहजा ज़रा सख्त हुआ तो वो टूट जाएगी। और अब उसके माथे की शिकने वो समझ नहीं पा रही थी। किसी इंसान को मारते वक्त उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। और अब वो हिम्मत करके उसे पुकारती है, जो अलमारी की तरफ रुख किए खड़ा था। विश जाओ। वो वहीं से लहजे को कंट्रोल करता कहता है, मुझे कोई तजस्सुस नहीं, अब मैं बस जानना चाहती हूँ तुम्हारी आंखों में पानी, ये इतनी माथे पर सलवटे जैसे ये सब मामा बाबा से जुड़ा है। वो उंगलियों को मरोड़ती दोबारा उसे मुखातिब होती है, क्या जानना चाहती हो, कोई कहानी होगी। वो इसकी तरफ मुड़कर मुँह दबोचता घुरा कर कहते हैं, नहीं, दर्द भी हो सकता है, तकलीफ भी। वो दर्द को इग्नोर करती, उसका हाथ आराम से हटाती, हल्की आवाज़ में कहती है, दर्द। वो ये लफ्ज़ इतनी तलखीस से कहता है कि आरोश को वो दर्द महसूस होता नजर आता है। हम जलादों के बारे में जानना चाहती हो। वो उसके बालों को गिरफ्त में लेता, चेहरा ऊपर के करके सर लहजे में पूछता है, नहीं, वो जो तुमने किसी को नहीं बताया वो जानना है। वो दर्द बर्दाश्त करती है, उसका वो हाथ जिसमें उसके बाल कहते उस पर हाथ रखती, तहम्मुल से जवाब देती है, कुछ नहीं है, जाओ। इससे पहले इसे वो रूप इख्तियार कर लो जिससे तुम अनजान हो। वो उसे छोड़ता खिड़की की तरफ रुख करके खड़ा होता है, मैं जान कर ही जाऊंगी। वो उसके पीछे खड़ी होती, बाजू सीने पर बांध दी, जवाब देती है, मामा बाबा कहाँ हैं? आन। वो फ्रेम निकाल कर उसके सामने करती, दोबारा सवाल करती है। वो फ़ोटो देखकर आंखें कर्ब से बंद कर लेता है। मर गए किस तरह? वो ये लफ्ज़ बोला था, वो इसकी रूह जानती थी। वो पलक झपके बगैर उस फोटो को देख जाने के ऊपर आंसू निकल कर उस फ्रेम पर गिर रहे थे। जानना नहीं चाहोगी कैसे? वो उसकी तरफ मुड़कर वो फ्रेम लेता है, उसे कहता है। वो सर झुका कर खड़ी रहती है, शख्स से न जाने क्यों नज़रें नहीं मिला पा रही थी। वो जाकर बेड पर बैठ जाता है और नज़रों को फ़ोटो पर मरकूज़ कर लेते हैं। आरोश दीवार का सहारा लेती, सर झुका कर खड़े रहती है। बाबा सीक्रेट एजेंट थे, मामा हाउस वाइफ। मैं 7 साल का था जब बाबा एक मिशन पर गए थे। 3 महीने बाद वो लौटे थे। इस मिशन से वो जो मिशन लेते थे कामयाब होते थे, और वो कामयाब हुए थे। जिब्रान और हान दोनों भाई हैं, वो बाबा के फ्रेंड के बेटे थे। हम दोनों फैमिलीज़ में शदीद मोहब्बत थी। कभी हम उनके घर तो वो कभी हमारे घर पाए जाते हैं। हान के डैड भी सीक्रेट एजेंट थे और वो भी इस मिशन में साथ गए थे। 2 साल गुजर गए इस मिशन की कामयाबी को। मेरी बर्थडे थी उस दिन, जब बाबा और अंकल परेशान से खड़े थे। मैंने केक काटा, बाबा और अंकल सर पर प्यार करते कहीं चले गए। मामा और आंटी भी परेशान हो गई थी। मैं इतना छोटा नहीं था जो उनकी परेशानी ना जान सकता। जब वो देर रात को घर लौटे तो वो कमरे में मामा के पास आकर उनकी गोद में सर रख कर सो गए। पहली बार उनके चेहरे पर थकावट के आसार थे। मैं वहीं सो रहा था, बल्कि सोने का ड्रामा कर रहा था। बाबा की परेशानी की वजह जानना चाहता, क्योंकि वो हर चीज़ मामा को बताते थे। वो मामा को अपना लकी चार्म कहते थे, सुकून कहते थे। वो अकेले थे जब मॉम उनकी ज़िंदगी में आई। वो खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन शख्स कहते थे। मामा ने उनके बालों में उंगलियां चलाते पूछा था, क्या परेशानी? आप बुरे से बुरे दुश्मन से लड़ते, एक शिकन माथे पर नहीं लाए तो अब क्या? उन्होंने कहा, जिस शख्स का फांसी दिलवाई थी वो 2 साल पहले उसका भाई अंडरवर्ल्ड का डॉन है, और वो शख्स बहुत शातिर है। 1 महीने से वो धमकियाँ दे रहा है, मुझे भी, ताहिर को भी, मगर हम लोगों ने उसे कोई ख़ास अहमियत नहीं दी। मगर उसके भाई के मिशन में जो था वो उन सबको मार चुका। मैं और ताहिर रहते, वो हमें धमकी दे रहा है। हम लोगों ने बात की है उसके ख़िलाफ़ कुछ करने की, मगर उसके साथ बड़े बड़े अफसर मुलविस है, जिससे कोई भी उसका केस तैयार नहीं कर रहा। मुझे कोई डर नहीं है अपनी जान को, मगर वो हमारी फैमिलीज़ को मारना चाहता है। इस वक्त हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम उसे मार नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो शख्स हमें बेबस कर चुका है। वो किस अज़ियत से कह रहे थे, मैं उनके कहने से जान गया था। बाबा जैसा और अंकल जैसा बहादुर नहीं था कोई, वो अपनी बहादुरी पर ही तो कामयाब होते थे। मगर इस बार जाने क्यों मुझे भी ख़तरा महसूस हुआ था। मैंने अगले दिन को सब कुछ अहान और जिब्रान को बता दिया, और फिर आई वो रात हमारी जन्नत में क़यामत। सब हमारे घर थे, वो हम 2 फैमिली इस परेशानी में भी खुश थे। एक दूसरे का साथ जो था, हमारे घर पर फायरिंग शुरू हो गई थी। बाबा हम सबको सेफ़ रूम में, यानी इस कमरे में लाए थे, और हम तीनों को उन्होंने अलमारी के सीक्रेट डोर को खोल कर छुपा दिया था। मामा और आंटी उनका साथ छोड़कर उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। बाबा हमला करने के लिए तैयार थे,
और अंकल भी, मगर वो आदमी इतने ज़्यादा थे कि उनके पास गोलियां ख़त्म हो गई थी, मगर वो फिर भी मुकाबला करते रहे। मगर जब उन्होंने बाबा के और अंकल के पेट में गोली मारी तो वो लड़खड़ा कर गिरे थे। मामा बाबा के पास गई थी, भागी थी, मगर वो शख्स, वो डॉन अंदर दाखिल हुआ था। गलाजत थी उसके चेहरे पर, मकरूह चेहरा। आंटी और मामा उनके सर गोद में लिए उन पर झुकी हुई थी। वो शख्स गंदी नज़र से उन्हें देख रहा था। बाबा ने वहाँ कैमरे लगाए थे जिससे हम तीन वो दर्दनाक मंजर अपनी नज़रों के सामने देखे थे। वो वहीं बेड पर बैठ गया था और मामा के पास झुक रहा था। जब बाबा उसे पीछे धक्का दिया था तब उस शख्स ने गुस्से में बाबा को गोली से छन्नी कर दिया था। बाबा के लाभी लेते फिर वो साकित हो गए थे। मामा साकित थी, वक्त जैसे रुक गया था। वो शख्स मामा के पास हाथ बढ़ा, जब अंकल ने मुश्किल से पेट पर हाथ रख कर अपने उसे मुंह पर मुक्का मारा था। उसकी नाक से और मुंह से खून निकल रहा था, मगर शख्स के कुत्तों ने अंकल के ऊपर गोलियों की बिछाड़ कर दी थी। आंटी और मामा एक दूसरे को देख रही थी क्योंकि वो शख्स बहुत गंदी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। उन्होंने खुद को ढांपा हुआ था, सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। तब आंटी ने उस शख्स की नज़रों में आए बगैर कोई सफ़ेद डिब्बी दी थी, छोटी सी, जो उन्हें अंकल ने दी थी। अगर वो हिफाजत ना कर पाई तो ये खा लें। वो डब्बी दोनों ने मुँह से लगा ली थी और अगली पर वो तड़प कर जान से चली गई थी। मुँह से खून निकल रहा था उनके। वो शख्स बकवास किए जा रहा था। आखिर में वो उठकर मामा और आंटी को लातों से मार कर अपने आदमियों के साथ निकल जा चुका था, मगर इस जगह की खामोशी चीख रही थी। बहन का खून के रंगों से खेला गया था। उनके जाने के बाद न जाने हम कैसे बाहर आए थे। आहान और जिब्रान अपने मामा बाबा के पास बैठे थे। आहान चीख चीख कर रो रहा था, जिब्रान खाली नज़रों से देख रहा था। मैं मामा बाबा को हाथ देख रहा था। जब दोनों ने थाम रखा था मैंने झुककर उन दोनों के माथे पर बोस दिया था और बाबा के सीने से लगकर इतना रोया था शायद यहाँ की दीवारों में अब भी वो आवाज़ गूंजती है, मुझे सुनाई देती हैं। जिब्रान का सख्ता टूटा तो वो दरो दीवार हिल गई थी। चीख उस वाक़ियत की रात में हम उन चेहरों को बगैर हरकत किए देख रहे थे, नहीं जानते थे। मुझे मामा के बगैर नींद नहीं आती थी और बाबा और मैं लड़ाई करते थे कौन मामा के सीने पर सर रख कर सोए। फिर मामा एक तरफ बाबा को एक तरफ मुझे सुलाती थी। उन्होंने इस जन्नत को बाबा के साथ मिलकर बहुत मोहब्बत से सजाया था। वो हमेशा हर हफ्ते को हम दोनों के सर में ऑयल लगाती थी तो बाबा चलाकी से अपने सर में उनसे और मैं खुद मेरे सर में लगाते थे। मामा कहती थी वो बाबा की प्रिंसेस है, तो मैं कहता था मेरी प्रिंसेस कहाँ है। वो कहती थी हमारी प्रिंसेस आएगी जिसको तुम ख़ुद की ज़ात से बढ़कर इश्क करोगे। वो मेरी पोजेसिवनेस जानती थी। मैं हर वो चीज़ जो मेरी थी कभी शेयर नहीं करता था। इस रात हम लोगों की निगाहों में कटी थी। इस रात जल्लाद पैदा हुए थे। मासूम बच्चों को हम लोगों ने मामा बाबा के साथ दफना दिया था। बाबा के एक दोस्त थे, वफादार थे, उन दोनों के ऊपर की पोस्ट पर थे, काफ़ी इसलिए रिटायर हो गए थे। उन्हें कॉल की थी जिब्रान ने, तो वो सब कुछ करके हमें साथ ले गए थे। 20 साल का मैं जल्लाद बनकर तैयार था। अंकल ने मुझे कितनी बार कहा है सीक्रेट एजेंसी ज्वाइन कर लो, मगर नहीं करनी थी। मुझे अपने असूल बनाए थे और बनाए। इस डॉन से मैंने तैयार होकर सबसे पहले मौत के घाट उतारा, मौत को ललकारता था। वो मौत को मेरी नज़रों में देखकर थर थर कांपा था। जब हम लोग खून से सने वापस लौटे तब भी बाबा ने कुछ नहीं कहा था। उन्हें हम सब बाबा कहते हैं। इस रात उनके पास एक बच्चा था, 4 साल का। पूछने पर पता चला कि पाकिस्तान से उसे बच्चों के साथ लाया गया है। ये यतीम था, यतीम खाने में रहता था, इसलिए बाबा साथ ले आए। इनकी कोई औलाद नहीं थी। माँ बहुत अच्छी थी, वो हम चारों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। फिर 6 माह बाद रात के वक्त बेल बजी थी तो अंकल उठकर बाहर गए थे। बाहर 1 साल की बच्ची थी, वो मीसा थी, उसका नाम जिब्रान ने रखा था। उसके साथ एक पर्ची भी थी जिस पर लिखा गया था इसे कुछ लोग बेच रहे हैं, मैं अपनी जान नहीं बचा सकती मगर इस बच्ची को आपके हवाले कर रही हूँ। वो बाबा की शायद किसी मिशन में पार्टनर थी। माँ और बाबा ने हम पांचों को बहुत मोहब्बत से पाला। मैं जलाद बन चुका था। मैं, जिब्रान, आहान और मूसा, हम सब जलाद थे। मीसा बहुत बहादुर थी, जिब्रान को बहुत अट्रैक्शन थी, इसी वो सिर्फ अपना मानता था। उसे इस सब को देखते बाबा ने उनका निकाह कर दिया। वो बेहद मोहब्बत करता है उससे। वो हर वक्त कहता है कि अब आहान की प्रिंसेस आनी है और मुझे प्रिंसेस नहीं मिलनी क्योंकि जलाद हूँ। फिर जब प्रिंसेस मिली तो कहता वो हमारी दुनिया में नहीं आ सकती। वो मेरी सफाकियत से जलाद रूप से वाकिफ़ था। अब हम लोग पांचों जलाद हैं। वो बोलकर सर झुका कहता रोश के लफ्ज़ खो गए थे। आंसू इस कदर तेज़ी से बह रहे थे जिन्हें वो रोक नहीं पा रही थी। वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। वो इस जलाद को जानकर खुद टूट बैठी थी। वो कांप रही थी। उस सामने बैठ शख्स ने उसकी रूह को कांपने पर मजबूर कर दिया था। शान उठकर अब इस अलमारी तक गया था जहाँ वो छुपा था। उनका अंधेरों से जाकर नहीं लौटा। मैं कभी मामा आन कहती थी जब तुम उस दिन पीछा करके आई थी मैं तुम्हें डांटने लगा था, मगर आन सुनकर तुमने जो सुकून दिया वो मैं ढूंढ ढूंढ कर थक गया था। मैं तुमने पहली बार पुकारा इस लफ्ज़ से जो सुनने को तरस गया था। मेरा वजूद अंधेरे का हिस्सा है। मैंने ना कभी चाह अंधेरों से ना निकलूँ ना लगा था चाहूँगा, मगर तुम क्यों नजर आई। तुम में वो रोशनी दिखी जो मेरी अंधेरों में भटक कर अंधेरों को ख़त्म कर सकती थी।
और वही किया तुम्हें ले आया खुशियों से अपने सुकून भरी ज़िंदगी से दूर इस अंधेरों की दुनिया। वो वहीं अलमारी को बंद करता बेड पर बैठ चुका था। आरोश के हाथ पाँव पूरा जिस्म काम रहा था। वो जलाद बना नहीं था, बना दिया। अगर तुम चाहते हो ना तुम्हें अंधेरे से निकाल लूँ, खुद को उनके हवाले करके रोशनी में लाऊँ। ये वादा है मेरा तुम्हारे अंधेरों से। वो खुद से याद करके हंस पूछती उसके हम जाती है। उसे देखकर हाथ पकड़ता, वापस गोद में बिठा लेता है और माथा उसके बाजू से तक देता है। तुम अंधेरों से नहीं निकले जानते हो क्यों? वो एक हाथ उसके बालों में डालती पूछे, जिस पर सर उठाकर उसे सवालिया नजरों से देख, तुमने अपनी जन्नत को अंधेरों में रखा हुआ, ऐसा वैसा नहीं होने दिया जैसा बाबा ने उस जन्नत को सजाया था। वो उसकी बात पर उसकी आंखों का कोना साफ करता है जहाँ अब भी नमी थी। मुझे इजाज़त दोगे मैं ऐसे तुम्हारे साथ मिलकर ऐसा वैसा करूं? वो हाथ सामने करती ज़्यादा तलब नज़र देखती है, जिस पर सर को खाम देता, उसका हाथ थाम लेता। हमारी प्रिंसेस मिली जिसका मामा ने जिक्र किया था, उसके लहजे में जलन थी जिसे महसूस करते शान खुलकर मुस्कुरा देता। हाँ मिली, वो इस वक्त मेरी गोद में बैठी जलन महसूस कर रही है। वो उसके गाल खींचता मुस्कुरा कर जवाब देता है, जिस पर वो घूर कर रह जाती है। चलें कल आएंगे? वो खड़ी होती पूछती है, जिस पर शाल को उस पर उड़ाकर साथ लिए बाहर निकल जाते। वो वापस कमरे में आकर शाल उतारती वाशरूम में घुसती है। चूँकि तहज्जुद का वक्त निकलता जा रहा था, वो दोनों नवाफिल अदा करती, उसको बालकनी में देखती, नीचे का रुख करती है। वो किचन में आकर कॉफ़ी बनाती, ऊपर वापस आ जाती है। जहाँ वो अभी बालकनी में खड़ा रेलिंग पर हाथ रखे हुए था, वो उसके पास जाती, काफ़ी आगे करती है। मैं ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। वो सिंपल कॉफ़ी की तरफ इशारा कर याद दिलाती, क्योंकि उसने जितनी बार भी देखा तो वो ब्लैक कॉफ़ी पीते। आई नो। वो कंधे हामी भरती है, जिस पर वो नफ़ी में सर हिलाते हैं। वो देखो मुझे वो जहर लगती है, इसलिए ये पी लो। वो वापस कप आगे करती कहती है, जिस पर वो पहले कप को फिर उसे देखता है। और तुम्हारी? वो एक कप की तरफ इशारा, मुझे सोना है, मैं मिसेस चील होना के चील। वो जवाब भी कार्रवाई करती, पास पड़ी झूले पर बैठ जाती। वो उसके मिसेस चील कहने पर सर चटक कर हंसता है। वो इस लम्हे इस कदर हसीन लगा था जिससे फ़ौरन निगाहें हटा लेती है। उसकी हंसी नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत थी। वो भी झूले पर पास बैठता। पहली बार वो काफ़ी पीते। आरोश काफ़ी नींद में थी, जिससे उसकी गोद में सर रखे ही सो जाती है। वो पास पड़ी शाल उठाता, उस पर डालता है और चेहरा आसमान की तरफ। कुछ देर बाद वो काफ़ी ख़त्म करता है, उस गोद में उठाता, अंदर कमरे में लाकर बेड पर सुलाता है और खुद चेंज करके उसके पास आकर लेटता जल्दी सो जाता है। और रोज़ सुबह उठते ही नमाज़ पढ़ती। इन सब के साथ इस घर मौजूद थी। सब बदतर हुलिये में खड़े उससे घूर रहे थे, जो बस इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी, ये करो वो करो, ये ना करो, अरे सही से करो, ये बस यही काम करने आई थी। वो कौन मूसा के आई ही क्यों थी? गल किसी से खड़ा साइड पर फ़ोन पर बात कर रहा था, न जाने कैसे, मगर वो रात को ही सारे टूटे शीशे लगवा चुका था। आप सारे अच्छा से सफाई में लगे थे। आरोश हिजाब किए, पैंट पर साथ शर्ट फ्रॉक पहने किचन में घुसी थी और साथ में मीसा को बुलगाए। मूसा और हांस अब ईगल को घोड़ियों से नवाजते हुए काम पटक ज़्यादा रहे थे। वो फ़ोन कॉल बंद करते उनके पास जेब में हाथ डाले, उन पर एक नज़र डालकर पास चेयर पर बैठता किचन की तरफ नज़र दौड़ाता है। और जिनकी माँ उठकर काम कर, बीवी तेरे नखरे हम उठाए, मुफ्त के माल थोड़ी हैं। या वही गल के मुंह पर घूंसा मारने के इशारा करता अपनी भड़ास निकालता है, जिस पर वो बस आईब्रो चाकर रह जाता। वो इस वक्त सोफों से चादरें हटाती उनके पास आती, कौन दुहाइयाँ दे रहा है? वो गंदी चादरों को डस्टबिन में डालती है। हान से पूछती, जिस पर वो हंसी रोकता मूसा की तरफ इशारा करता है, जी भाई साहब कौन सा मसला है? वो लड़ाका औरतों की तरह कमर पर आ रखती आँखें स्केट कर पूछती है, क्या मसला है? अपने जिन से तो कुछ नहीं करा रही और हम मासूम लोग जालिम बहन इसे काम कराओ ना। वो भी सोफे पर खड़ा होता, लड़ाई में पूरा हाथ डालता है। ओहो, वो होंठों गोल करती उसे देखती है, अभी रुको। वो इशारा करती किचन में घुस जाती है और हाथ में कुछ लिए बाहर आती है। ये लो। वो हथौड़ी और एक खूबसूरत लकड़ी की बनी नेम प्लेट उसे देती है। वो नजर उठाकर पहले उसे फिर उसके हाथ को देखते जाओ, उसकी गोद में रखती बाहर की तरफ इशारा करती है। वो अपनी गोद में रखी दोनों चीज़ें उठाता बाहर निकल जाता है। जालिम मूसा उसके सामने आते मुंह बनाकर पाँव टकता जाले साफ करने के लिए स्टूल पर चढ़ जाता है। वो काफ़ी सारा घर साफ कर चुके थे। आरोश उन्हें काम करते देखते कमरे का रुख करती है। वो उसे खुद साफ करना चाहती थी। वो अंदर आकर कुछ लम्हे इस अलमारी को देखकर काम शुरू करती है। सबसे पहले वो चादर उठाकर साइड पर फेंकती, कमरे की सफाई शुरू करती है। ईगल बाहर आकर उसने प्लेट को लगाने के लिए उसे बाहर निकालता है। कुछ लम्हे उसाकर से उस पर लटका लफ्ज़ देखता रह जाता है, जन्नत। इस पर खूबसूरत सा लिखा गया था। वो लफ्ज़ सच में वो लड़की दिलों की सुन सकती थी। उसने ये काम क्यों दिया? अब उसे समझ में आया था। वो उसे चुंगा लगाने के लिए जगह देता है। रोज़ कमरे की सफाई के बाद डस्टिंग करती है, अलमारी के सारे क्रीम डालती, साफ़ करती है। मीसा उदास सी खड़ी फ़ोन को देख रही थी। आहान वहाँ से गुजरता मुस्कुरा कर अंदर दाखिल होता है, आ जाएंगे भाई। किचन को वो दोनों साफ़ कर चुके थे। फ्रिज भी ऑन थी, जिसमें पानी की बोतल को रख दिया था और कुछ इस्तेमाल की चीज़ें अब मौजूद थी। आहान पानी निकाल कर पीता, पास पड़ी चेयर पर बैठता। उसे कहता है, वो इसे देख कर फ़ोन जेब में रखती दूसरी चेयर पर बैठ जाती है। एक हफ्ता हो गया है वो उसे
बोतल लेकर गिलास में पानी डालती है और उदास लहजे में जवाब देती है हाँ। वो उसकी बात पर बस मुस्कुराहट रोकता है। मूसा उन दोनों को अकेले बैठते देखता अंदर आकर धप से कुर्सी पर गिरता है। हाय हड्डी बड्डी दर्द कर रही है। उफ, मुझे मासूम से कितने काम कराए। इस लड़की ने वो आगे होकर आहान की गोद में सर रख के मासूम आवाज़ निकाल कर कहते आहान प्यार से उसके बाल सहलाता, उसके लिए पानी डालकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाता है। वो उठकर पानी पीता, टेबल पर सर रखता है। मीसा बस उसकी हरकत पर मुस्कुरा कर रह जाती है क्योंकि वो सबका लाडला था। आहान जबरान हर कोई से बहुत मोहब्बत करते थे। आहान उठकर आरोश के पास कमरे में जाने के लिए कदम बढ़ाता है। आरोश आहान अंदर आकर उसे आवाज़ देता है जो कमरे को अच्छा खासा साफ़ कर चुकी थी। अब वो अलमारी साफ़ कर बंद कर रही थी। जब उसे आवाज़ देता है वो उसकी आवाज़ पर मुड़कर उसे देखती है। ये लो, वो फ़ोन आगे करता है, उसके हाथ में थमाता बाहर निकल जाता है। वो पहले उससे जाते फिर फ़ोन को देखती है। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ आई जिसकी वजह से वो फ़ोन कान से लगाती है। आरोज दूसरी तरफ उसके बाबा थे जो उसे पुकार देते हैं। दिनों बाद उनकी आवाज़ उसकी आंखें भीग जाती है, गले में गिल्टी उभरती है। बाबा, वो हल्की सी सरगोशी करती है। बाबा की जान, बाबा गुड़िया कैसी है? मेरी बेटी ठीक है ना? उसके वालिद बेताब से सवाल करते हैं। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मामा बाबा सब आप ठीक है ना? वो बेड पर बैठकर जब से उनसे पूछती है बेटा लाउड स्पीकर है, बात करो, हम यहीं हैं। मामा भाई कैसे? वो आंसू साफ करती है, आवाज़ बेहतर करती हुई बताती मेरी बेटी। उसकी वालदा मुश्किल से आंसुओं के दरमियान उससे बुलाती है अम्मी मैं ठीक हूँ बिल्कुल, प्लीज़ परेशान ना हो। वो खुद को संभाल कर उन्हें तसल्ली देती है। वो पहले भी कभी नहीं रोती। उन सब के सामने अब कैसे उन्हें कमज़ोर देखकर वो उनके सामने रोकर उन्हें और कमज़ोर करती है। वो हमेशा सहारा बनी थी, बाजू बनी थी, वो ऐसे ही तसल्ली देती है। उन सब से बातें करने लग जाती है। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उनसे दुआएं लेती है, अपने महफूज होने का यकीन कराती फ़ोन बंद करती है। वो बाहर आकर आहान को फ़ोन देती है, वापस अंदर आती है। वो उसका शुक्रिया अदा करना नहीं भूली थी। वो बाहर से जो स्टूल आई थी उसे पर्दों वाली दीवार के साथ रखती, उस पर खड़ा होती है। जब उसके पर्दे को छूने से पहले स्टूल डिसबैलेंस होता है, वो पीछे की तरफ गिरने लगती है मगर दो बाजू से थाम लेते हैं। वो जो गिरने के डर से आंखें बंद कर चुकी थी, कहीं गिरते ना देख वो आंखें खोलती। उफ, ये जिन है क्या? सच में? वो शान को देखकर सोचती। स्टूल को घूरती है, उसे एहतियात से नीचे उतारता, उस पर नजरें काटता है। ये काम तुम्हारा है? वो स्टूल की तरफ उंगली करता गंभीर आवाज़ में पूछता है। वो उसकी बात पहले हाँ में फिर ना में सर लाती है। उसकी हरकत पर वो मुस्कुराहट रोकता, उसे बाजुओं से पकड़कर साइड पर करता है और खुद स्टूल पर चढ़ता पर्दे उतार कर उसे देता है। वो पर्दे लेती बाहर निकल जाती है। वो सब इस टोकरी में जिसमें डालने के लिए सब में धुलने के लिए सब मैली चादरें जो कुछ था उसमें उन्हें भी रखती। उन तीनों के पास जाती है। थक के वो उन तीनों को बैठे देख कर पूछती है और ओ बहन अब सारे काम अपनी जिन्स कराओ, मालिक बन के बैठा बस हमें देख रहा था। मूसा सबसे पहले अपनी दुआई देता है क्योंकि वाकई उसने कोई काम नहीं किया था, बस नीम प्लेट ही लगाई थी। वो कर अब काफ़ी बेहतर हालत में, बस एक दिन उनका और काम था। हाँ तो चले कल वो कर लेंगे, अभी चल लें, शाम हो गई। वो वक्त देखती हाथ में पहनी घड़ी उन सब को कहती है चलो हाँ चलो कल नहीं आना मैंने। मूसा हाथ झाड़कर उठता है, उसे नाक चढ़ाकर कहता है बाहर निकल जा। रोश उसकी बात पर मुस्कुरा कर मीसा को देखती है जो उसे स्माइल पास करती बाहर निकल जाती है। उसके पीछे हान ईगल और रोश भी निकल कर सलाह करते आगे बढ़ जाते हैं। रोश गुजरे एक नज़र में उस नीम प्लेट पर डालकर मुस्कुरा देती है। वो तीनों थके से लिविंग एरिया में आकर बैठ जाते हैं। शान भी सोफे बैठकर मोबाइल पर कुछ टाइप कर रहा था। रोज खड़ी उस शख्स को देख रही थी, फ़ौरन चर्जी लेती। इन तीनों पर नजर डालती, सबको कुछ चाहिए, हाँ सैंडविच और चाय। मुझसे सबसे पहले कहकर हान की गोद में सर रख के लेट जाता है। तो तुम भी थक गई होगी, बैठो। मीसा खड़ी होती है, उस कंधे पर हाथ रखती, बैठने का इशारा। नहीं मैं चाय पीने जा रही हूँ, आप भी बताओ। नरमी से कहकर उस वापस उठाती है, उसे पूछती है ऐसा करो सिर्फ चाय वसूल है? कुछ खाने से इनकार करती, मुस्कुरा कर कहती है इसे खाना बाद में, तुम चाय बनाओ, इसलिए सैंडविच बाहर से मंगवाता हूँ। आहान प्यार से कह के फ़ोन उठाता है। नहीं मुझे ये चुड़ैल ही बना कर देगी। मूसा बातों में सर डालता आहान को घूर कर मना करता है। चुड़ैल किसे कहा? वो कमर बना रखे उसे घूर कर पूछती है चुड़ैल को। वो भी मज़े से जवाबी कार्रवाई करता, उसे आग लगता है। वो नाक फुलाए वहाँ से वॉकआउट कर जाती, कर दिया नाराज। सबसे ज़्यादा वो थकी और तुम उसके पेट में मुक्का मारता उठकर उसके पीछे जाने लगता है। जब शान खड़ा होता है उसे हाथ के इशारे से रोक के खुद उसके पीछे चला जाता है। वो किचन में आकर मुंह फुलाए चीज़ें ढूंढने में मगन थी। जब वो उसके पीछे आता उसे बाजू से उठाकर शेल्फ पर बिठा था, दोनों तरफ बाजू रख कर और फरार भी बंद करते थे। वो बस मुंह फुलाए नजरें नीचे किए बैठी थी। वो जेब से उसका फ़ोन निकाल कर उसकी गोद में रखता, पीछे होकर सीनों पर बाजू बांधा नजरों को उसके चेहरे पर नकूस करता है। वो गोद में अपना फ़ोन देकर नज़र टक देखती है, जो उसे ही देखती वो वैसी मुँह फुलाए उसे अपनी जेब में डाल लेती है। वो उसकी नाराज़गी पर गहरा मुस्कुराता, थोड़ा आगे झुकता है, यहीं बैठना। वो उसकी गाल थपथपाता, नरम लहजे में कहता, पीछे होता है और कैबिन से ज़रूरत की चीज़ें निकालता, चाय बनाने लगता है और साथ में सैंडविच बनाने के लिए चीज़ें निकालता, जल्दी से कटिंग बोर्ड रखता है, उस पर सब्ज़ी रखता है, उसे मारे अंदाज में
जल्दी जल्दी काटते हैं। आरोश होंकों की तरह से उसे एक शेफ की तरह काम करते देख बेहोश होने पर थी। वो जो काम करता उसकी नज़र कब से खुद पर महसूस करता। फ्रिज खोल कर उसमें से स्ट्रॉबेरी लाकर उसकी गोद में रखकर वापस मुड़कर काम पर लग जाते। वो पहले स्ट्रॉबेरी फिर उसे देख कर नीचे होते। तुम्हें कुकिंग भी आती है? वो बिल्कुल साथ खड़े होकर एक्साइटेड होती पूछती है। उसके सवाल को काम करता बस सारे लाते तो वो अब उससे पास ही शेल्फ पर बैठ जाती है और टांगों को खिलाती स्ट्रॉबेरी खाने में मगन हो जाती है। आरोश के अबू से फ़ोन करना मेरा है, उससे बात करने को दिल कर रहा है। आरोश की वालदा उनके पास पर बेड पर बैठी कब से कह रहे हम बेगम समझे कुछ देर पहले बात की। क्या वो बार बार कहेंगे? नहीं ना, इसलिए हम लोग कल करेंगे। उन्होंने कहा तो वो ठीक है। वो उन्हें आराम से समझाते साथ में तसल्ली भी देते हैं। ठीक है कल लाजमी सोने की लेटती उन्हें बावर कराती हैं। वो मुस्कुरा कर उन्हें देखते पास पर फ़ोटो फ्रेम उठा लेते हैं। इसमें उन चारों की एक खूबसूरत सी तस्वीर थी जिसमें वो चारों मुस्कुरा रहे थे। आरोश अपने बाबा गले का हार बनी थी जैसे वो मुस्कुरा कर दे। उसके भाई को उसकी माँ ने गले लगाए होते। वो नामा के साफ़ करते उसे वापस रख कर लेट जाते। मिसा खुली हवा के लिए सबको वॉक करने का कहकर बाहर निकल जाती। वो सब जानते थे वो उदास थी क्योंकि जिब्रान ने कभी उसे खुद से दूर नहीं की थी। हमेशा उसे खुद में उलझा कर रखता था। उसे ट्रेन भी खुद किया था। वो उदास सी जेबों में हाथ डाले आगे आहिस्ता जब सामने ईशा से आकर जेब जब वो नीचे देख जब वहाँ किसी का साया नजर वो उस साए के ताक़ुब में सामने देख चाँद अंधेरे में एक वजूद ही नजर आता। मगर जानती थी वो जिब्रान ही था। वो हर पर्दे में उसे पहचान लेती थी। जिब्रान वो चीख कर आगे भागती है जिस पर सामने खड़ा शख्स दोनों बाहें खोल देता है। वो दोनों बाजू उसके गले में डाल देती है। वो ज़ोर से खुद भेजे उसके बाल सहलाते आई मिस यू अलॉट। वो पीछे होती दोनों बाजू खोल कर खुशी से उसे बताती। जिब्रान की जान झुककर प्यार से उसके सर पर बोसा देता सीने से लगा लेता है। तुमने नहीं बताया तुम आ रहे? वो उसके सीने पर मुक्का मारती खफकी से कहती है आई एम सॉरी प्रिंसेस, सरप्राइज़ करा था मैंने मूसा और तुम नहीं जानते थे बस। वो इसे साथ लिए हाथ पकड़ कर साथ लेकर चलता प्यार से कहता है जिस पर वो मुस्कुरा कर उसके बाजू पर सर रख के घर की तरफ बढ़ती है। आरोश पहुँच लाती स्ट्रॉबेरी बाउल से उठाकर शान की तरफ बढ़ाती है। जो ट्रे सेट कर रहा था उसके हाथ को देकर स्ट्रॉबेरी की बाइट लेता वापस करने लग जाता है। काम हो गया। वो बाइट रखती उसकी तरफ झुककर पूछती है हम चलो। वो उसका हाथ पकड़े एक हाथ में ट्रे को ट्राली में रखता उसके साथ बाहर निकलता। जिब्रान और मूसा अंदर दाखिल। मूसा खुशी से उसके सीने से लग जाता भाई आहान आगे बढ़कर हाथ मिलाता मूसा के बाल बिगाड़ता क्योंकि वो आज से ज़्यादा लाडला था जिब्रान का। और मजनू छोड़ अपनी लैला को आहान उसे पीछे खींचता हमेशा बोल जुमला दोहराता है जिस पर सब मुस्कुरा देते और छिछोर इंसान आज छोड़ो मेरा सब की तवज्जो सामने पड़ती है जहाँ से शान और रोश चलते हुए आते हैं। रोश कब से अपना आज जहाँ आखिर चिढ़ कर कहती मगर सामने देख कर ज़बान दांतों में फंसाए सर झुका लेती। शान ट्राली को टेबल के साथ खड़ा करता आरोश के साथ जिब्रान की तरफ बढ़ कर उसका हाथ नरमी से छोड़ता उसे बगल गिर होता है। वो भी गर्मजोशी से उसे मिलता है सब पर उसे साथ भी बैठ जाता है। वो दोनों अपनी ज़बान में कोई बात कर रहे थे। मीसा और वो दोनों तो समझते थे मगर आरोश खामोश बैठी थी। आरोश मीसा के साथ बैठी थी। वो ये लड़ाई कर रहे वो जोकर उसके कान में पूछती है जिस पर वो होंठ तार करती ना सर लाती है तो मेरे छोड़ में चाय सर्व करती। मीसा उसका ध्यान हटाने के लिए कहकर उठती ट्राली से चीज़ें उठाती सबको सैंडविच देकर चाय के कप्स टेबल पर रखती है। मुझे आज रात निकलना है। आहान चाय को घूलते हैं दोनों से कहता है क्योंकि उनकी भैंस बढ़ भी सकती थी। तुम तो भाई जा रहे हो? जिब्रान बात रोकर उससे पूछता है चिप्स पर वो सारा लाकर शान देते तो मूसा को भी लेकर जाओ। शान चाय लेकर सामने रखते उसे कहते मैं पहले भी ले जा रहा था। वो कंधे जाकर कहते वो उन तीनों की बात समझ क्योंकि वह बूढ़ तुम बात करते चलो मीसा। जिब्रान खड़ा होता आगे हाथ आगे करते तुम कहाँ जा रहे हो? आहान भी खड़ा होकर रूम में वो उसका गाल थपथपाता आगे बढ़ जाता। आरोश उठकर शान ये जिब्रान भाई थे। वो हैरान जिब्रान की बीट की तरफ इशारा करती उसकी शर्ट को चुटकी की पकड़ से खींचती पूछती है उसकी हरकत पर वो मुस्कुराहट रोकता हाँ में सारे लाता है। सुनो वो दोबारा ऐसे ही खींचती उसे बुलाती है मेरे फ़ोन में कितनी जासूसी की? वो आंखों को स्केर कर पूछती है जिस पर वो सर को नफ़ी मिलाता है। इशारा यही था जैसे कह रहा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा फिर सुनो। वो दोबारा से उसे खींच कर अपनी तरफ उसका रुख करती है। उसे नज़रें उठा देता आईब्रो चकता है कुछ नहीं। वो मासूम शक्ल बना कर कहती पीछे टेक लगा लेती है चलो हम कुछ देर आराम कर लें। आहान खड़ा होता उसे कहकर आगे बढ़ जाता है। आरोज थकन से आंखें बंद करती है उसके कंधे पर सर रख देती है। ऊपर चल कर उसे सोता देखकर कहता है हिम्मत नहीं है मैं थक गई। वो हल्की आवाज़ में आंखें मूंदे ही कहती है। वो उसे गोद में उठाता सीढ़ी की तरफ बढ़ जाते है। वो गहरा सांस लेती है जिससे उसकी परफ्यूम की खुशबू से टकराती है। वो मुस्कुरा कर थोड़ा ऊपर होकर सर रखती बाजू उस गले में बांध देती है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है उसे बेड पर लिटाने की बजाय चेंजिंग रूम में लाता है। ये लो। वो ड्रेस निकाल कर देता बाहर निकल जाते हैं। वो बंद आंखों से चेंज करके बाहर आती है। बाल खुले थे वैसे ही आकर बेड पर बैठती जल्दी से कंफर्टर में घुसती सो जाती है। वो जो चेंज करने वाशरूम गया था बाहर आकर उसे सोता देखकर नफी मिसाल
वो लैंप ऑफ करता, कंफर्टर उस पर सही करता, बालों को पूरा पीछा करता है और ख़ुद भी आकर दूसरी साइड पर लेट जाता है। अहान और मूसा जा चुके थे रात में। आरोश बगैर नाश्ता किए निकल के घर आ गई थी। वो जानती थी वो परेशान नहीं होगा क्योंकि वो यहीं आ सकती थी। उसने आज ही सब साफ़ करके उसे बिल्कुल परफेक्ट करना था। वो एक रूम जैसी बनी जगह पर आती है। वो एक बंद जगह थी। एक साइड पर पूरी दीवार पर विंडो जिस पर भी पर्दे थे वो कल वो भी उतार चुकी थी। कपड़े सारे साफ़ होकर आ चुके थे। वो फ़िलहाल चेंज नहीं करना चाहती इसलिए उन्हें वॉश करवाया था वो, और वरना के वो कितने सालों से मैले थे। वो शख्स वहाँ बस अंधेरों में खुद की तलाश के लिए आया था। वो नहीं जानती थी उस रोशनी से नवाजने के चक्कर में वो अपना आप अंधेरों में खोने वाली और आँखों में एहसास जगाकर अपने आप खाली करने वाली है। नए जुगनाम करने के लिए खुद को खामोश करने वाली है। अगर वो जान भी जाती शायद तब भी वो जो काम कर रही थी वही करती। उसे जाने के एहसास से अंधेरों में टकता नहीं देखना चाहती थी। वहाँ की हाली उसे अच्छी नहीं लगती थी, बेसुकून करती थी। वो उस सुकून से वाकिफ़ खुराक और ख़ुद बेसुकूनी गले लगा सकती थी और वो इस एहसास को समझने से भी इनकार थी। मोहब्बत ये लफ्ज़ ज़हन में आता मगर कुछ वक्त में बगैर जाने के कैसे तो क्या तरस हमदर्दी नहीं। अगर उसे आरोश में हमदर्दी या तरस दिखता तो उसे भी अपना आप छुपा जाता। बस भी आँख रख जाती थी। जिस शख्स ने खुद को न जाने कितने पर्दों के टाँपा अपना वजूद वो कैसे उसके सामने खोल दिया और क्यों वो सच और झूठ भी जानती थी। उसका हर एक लफ्ज़ सच था। ये गवाही थी दिल की। हाँ, उसके बारे में फ़ैसले दिल ले रहा था। उसका वो कमरा पूरा साफ़ हो चुका था। अब चमक रहा था कि सब उसकी मेहनत थी। वो दिल से इस घर के लिए सब कर रही थी। इस घर में पहला कदम रखते कुछ दिल से महसूस होते इसलिए ये फ़ैसला लिया था और इसे इजाज़त भी ले थी। वो इस कमरे की अलमारी में जाए नमाज़ें रखती, ऊपरी हिस्से में कुरान पाक, उसे बंद करके एक नज़र उस कमरा बाहर निकलती है। वो कमरे में आकर अलमारी सेट करती, वाशरूम में इस्तेमाल के लिए सब रखती, दरवाज़ा बंद करती, बाहर निकल कर बेड शीट की तलाश करती। साइड टेबल पर सब ज़रूरत की चीज़ें मौजूद थी और वो मखसूस खुशबू भी। यकीनन वो शख्स वो सब लाया था। उसके बताने से पहले वो कहाँ था वो जानती थी। वो किचन में ही होगा। वो लैम्प को उनकी जगह रखती, प्लग लगाकर बेड शीट उठाती, तकियों को पास चेयर पर रखती, चादर बिछा कर तकियों पर गुलाब चढ़ाती, दोनों हाथ झाड़ती। अब पर्दे लगने थे और काम डन। मगर वो काम वो करे या नहीं जे ना जाएगा खुद करेगा। वो बड़बड़ाती हुआ निकलती है और किचन की तरफ रुख करती है। मिस्टर ईगल वो जो एप्रन बांधे कुछ बनाने मकसूद उसके मिस्टर ईगल कहने पर कह लगा देता है। मिस्टर ईगल वो मुड़ कर सर झुकाकर एहतराम करते हुए कहता है। वो उसकी हरकत पर खिलखिला कर हंस देती है। वो ख़ुद का लहजा पहचानता दोबारा सर सास काम करने लग जाता है। सुनो, वो शेल्फ पर उसके सामने बैठती स्वीकारती। वो उसे एक नज़र देख कर वापस काम करने लगता है। उस नज़र में आगे बोलने का साफ इशारा था। पर्दे लगा दो फिर और काम भी है। वो पास से चॉकलेट अपनी तरफ खिसकाती, अपनी तरफ से उसकी नज़र से बचाती मगर हाय वो और उसकी नज़र कुछ छुपी नहीं। कोई मीठा नहीं, विश खाना नहीं खाया तुमने। वो उसे चॉकलेट देख कर वापस रखता, उसे उतार कर चेयर पर बिठाता, सामने नाश्ता लगाता है। तुमने खा लिया था? वो ब्रेकफास्ट देकर पूछती नहीं। वो लफ्ज़ जवाब देकर उसके साथ वाली चेयर पर बैठ जाता है। आरोश ब्रेकफास्ट बार बर्तन उठाती, उसे पर्दे लगाने कहती है और उसको पर्दे लगाने के लिए भी भेजकर वो बर्तन धोकर बाहर निकलती है जहाँ लिविंग एरिया के पर्दे लगा रहा था। आन वो जो पर्दा लगा नीचे होता है मुड़कर उस वाल देखता है। उस वाल पर पिक्स लगानी। वो सामने दीवार की तरफ इशारा करती है। वो वहाँ देखकर कुछ लम्बे खामोश थे। बाद में उसे रुकने का क्या कर स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल तो वो एक छोटा सा स्टोर रूम था जिसमें अलमारी कुछ और चीज़ें रखी गई थी। वो अलमारी खोलकर उसमें से एक बॉक्स निकाल कर फूंक मारता, मिट्टी हटाता इसलिए बाहर आता है। वो बॉक्स लाकर वो सामने खड़ा होता है, उसकी नज़रों से इशारा कर खोलने कहता है। वो उसे खोलकर अंदर से एक बड़ा कपड़ा हटाती, कुछ फ़ोटो फ्रेम निकालती है। वो एक के बाद एक निकालती। नामा कुछ देख रही काफ़ी पिक्स में उसके बाबा ने यूनिफॉर्म पहनी थी, कुछ में आन को उंगलियों से पकड़ के चलाने की थी, किसी में आन को खाना खिलाते, किसी में उसकी मामा को गुदगुदी करते लिख गई थी, एक में वो अपनी बीवी को सल्यूट कर रहे थे। बहुत सी पिक्स थी, इनमें आन, मूसा और मीसा की भी थी, कुछ अब की थी, शायद उन्हें अब भी वहाँ रखा जाता था। कुछ कैद लम्हों को उनको साथ रख कर ख़ुद को एक साथ देखा जाए। इसमें एक विश्व की भी थी जिसमें वो टेबल पर ऑरेंज हिजाब बैठी मासूम बच्चों की तरह मुँह बनाए बैठी शान को घूर रही थी। वो उन सब पिक्स को दिल की शक्ल में लगाती। इनमें एक उसके मामा बाबा की वही पिक जिसमें उसके बाबा उसकी मामा को सल्यूट करते वो लगाती उसे थे। वो हल्की सी मुस्कुराहट पास करता बाहर निकल जब वो सजावट के लिए चीज़ें काली मंगवा चुकी थी। वो पूरी घर में काफ़ी सारी जगह प्यारी सी लाइट और डेकोरेशन की चीज़ रखती, पूरे घर परफेक्ट जन्नत वगैरह मुस्कुराती। मैं विशेष इस वक्त काले मौजूद थी, तकरीबन पूरा घर खाली हो चुका था। एक दो लड़कियाँ और मुझे वो इंतज़ार करते करते थक चुकी इसलिए कैंटीन की तरफ जाती। उसे रोज़ाना ही अब देर से घन आते थे। अगर उसके वहाँ पहुँचने से कोई उसके मुंह पर रुमाल रखता उसे बेहोश कर देता है। वो मुज़ाहमत करती आखिर में बेहोश होती, खुद को ढीला छोड़ देती है। वो शख्स एक और लड़की वैन डालता है जिसमें पहले से दो लड़कियाँ मुझे तो खुद वैन बैठते वैन स्टार्ट करने कहते हैं। मीसा जिब्रान के साथ अंदर दाखिल होती है, उसे गले मिलती है
वो वाह आरोश ये सब कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत खूब। जा वो पूरा घर देखती उसे दाद देती है। जबरान खामोशी से सोफे पर बैठ जाता है। आरोश मीसा को लेकर किचन चले जाते हैं। आपसे एक बात कहूँ? चेयर पर बैठ कर सामने बिठाती पूछती है। हाँ कहो। क्या हुआ? मीसा सेब खाती पूछती है। आपके शोर खड़ूस हैं क्या? वो उंगलियाँ चटकाती कहती है। अरे नहीं, वो मुस्कुरा कर ना मिसल लाती। वो सबसे ज़्यादा स्वीट है। उसका गाल से ला कहती है हम। वो ये कहकर चाय बनाने की उठती है। मीसा जानती हुई ये सवाल क्यों करती, क्योंकि उन दोनों में एक बार भी बात नहीं होती और जबरान को यहाँ चाहिए भी नहीं थी। वो सख्त दिल नहीं था। वो जान चुका था शान को मोहब्बत, मगर ये भी नहीं चाहता था वो अपनी फैमिली के बगैर रहे। वो पहले रस्म देख के जान चुका था वो जितना वो कहते हैं वो बहादुर है, मगर वो मासूम भी है। वो उन जैसी नहीं है, ना वो जलाद है। वो खून देख कर डरती नहीं होगी, मगर कब कर भी नहीं सकती। वो कौन सा उनका पूरा सच जानती थी। उसका शौहर क्या है, उसके रहने के खिलाफ था। उसे खाम खा के जेज दो चार नहीं होने देना चाहता था। वो मासूम थी, मगर हो सकता था उन्हें धोखा दे देता। अब क्या गल उसे माफ़ कर सकता? नहीं, मोहब्बत जो कर बैठा था ना सजा दे पाता, ना छोड़ पाता, ना रख पाता।